हर नारी के अंदर शक्ति है। मैं बस उस नारी को ये सिखाना चाहती हूँ कि आप अपनी अंदर की शक्ति को पहचानो। जब आप जिस दिन आप अपनी शक्ति को पहचान लोगे ना, तो आप कहीं पीछे नहीं रहोगे। तो ऐसा क्या है कि लड़के लड़की तो साथ ही जब जब पैदा होते हैं तो वो एक ही जगह से पैदा होते हैं। तो ऐसा फर्क क्यों किया जाता है कि आप एक लड़की हो और हमारे जो भगवान है शिव जी, वो उनका स्थान कैलाश में है। तो हम अपने भगवान से मिलने जब जाते हैं तो हमें वीजा, हमें 10 तरह की मुसीबतें झेलनी पड़ती है। जब चाहे यात्रा रोक दी जाती है। तो हम चाहते हैं कि हमारा वो कॉरिडोर फ्री रहे। तो जब ये बीमारी आई थी तब आप ऐसा हर जगह नहीं है, कई जगह ऐसा होता है कि मुस्लिम कौम भी हिंदू लोगों का साथ देती है, हिंदू भी मुस्लिम का साथ देते हैं। कई लोग भाईचारे के साथ अच्छे से रहते हैं। हमें जब बीमारी आई थी वो पूरे देश पे बीमारी आई थी, ठीक है, कहा जाए तो पूरा विश्व पे ही बीमारी थी ये। तब अगर बीमारी आती है तो बोलते हैं ना कि मुसीबत में सब भाई बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो मेरे लिए तो ये चीजें कभी थी नहीं और मैं आज भी उन चीजों पे नहीं मानती हूँ। हाँ, मैं दिल से हिंदू हूँ, ये इसमें कोई बुराई नहीं है। हर कोई जो मुस्लिम है वो भी अपने अपने कौम के लिए करते हैं। तो जब अपने अपने धर्म पे कोई आंच आती है तो हर बस यही कहना चाहती हूँ कि जो भी जहां पर भी है, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, जिन लोगों तक पहुंच रही है, अपने समय का सदुपयोग करो। अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय बचता है तो आप इन ऐसे बच्चों को दो जिनका आप विकास हो सके। जरूरी नहीं है उसके लिए कोई एनजीओ की जरूरत है या कुछ है। आप किसी भी तरह से इन बच्चों की आप मदद कर सकते हैं तो उसको मदद मदद करिए, क्योंकि कल ही ये देश का यही विकास करेंगे। अगर हमने एक एक बच्चे को ले लिया, एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, उसको पढ़ा लिखा लिया, तो कल आप खुद सोचिए कि उस देश का कितना विकास हो सकता है। हमारे प्यारे, प्रिय और आदरणीय दर्शकों का आपका डॉक्टर भैया पॉजिटिव इंडिया चैनल में मैं डॉक्टर सुमंत मिश्रा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कुवैत से आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आप बहुत हर्ष उल्लास के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे एक माननीय गेस्ट आज आई हुई हैं, माननीय श्रीमती संध्या सिंह जी, जो दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन के फाउंडर हैं और बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज में कार्यरत हैं। इन्होंने कोरोना काल में भी बहुत ऐसे ऐसे काम किए और एजुकेशन के ऊपर एम्फेसिस देती हैं। अर्धनारीश्वर के कंट्री से, देश से, जहां पे फेमस श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवाः। वहां पे इन्होंने नारी सशक्तिकरण के ऊपर बहुत से कार्य किए हैं और झुग्गी झोपड़ी के बस्तियों के बच्चों को के लिए स्पेशल क्लास बनाकर इन्होंने उनको सेल्फ डिफेंस भी सिखा रही हैं। हमारी माननीय श्रीमती संध्या जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। और हमारे दर्शकों को अपने ये जो बच्चों के लिए आपने क्लास स्टार्ट किया है और ये स्पेशल मुहिम सेल्फ डिफेंस के लिए किस तरह से करती हैं और भारतीय नारियों का किस तरह से आपने मान बढ़ाया है, प्लीज। नमस्कार। मुझे आज मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा करूंगी कि आज मैं इस मंच पे बैठ के आप लोगों के साथ एक जूम कॉल के जरिए आप तक पहुंच रही हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं इतने लोगों से कनेक्ट हो रही हूँ। सेकंड में ये है कि देखिए नारी शक्ति क्या है। हर नारी के अंदर एक शक्ति है। तो जो मेरा एक टाइटल है या जो है नारी शक्ति, हर नारी के अंदर शक्ति है। मैं बस उस नारी को ये सिखाना चाहती हूँ कि आप अपनी अंदर की शक्ति को पहचानो। जब आप जिस दिन आप अपनी शक्ति को पहचान लोगे ना, तो आप कहीं पीछे नहीं रहोगे। तो मैं हर लड़की को, जब वो बच्ची होती है तो हम माँ बाप का फर्ज होता है, जो उनके स्कूल जाती हैं तो शिक्षकों का फर्ज होता है कि वो लड़की को हर तरह से मजबूत बनाए। क्योंकि लड़के तो मजबूत बन जाते हैं लगभग, पर लड़कियां कहीं ना कहीं कमजोर रह जाती हैं। कमजोर वो शरीर से नहीं होती, कमजोर कई बार मानसिकता से भी होती हैं। क्योंकि उनके घर में उनको जैसा माहौल मिलता है, उन्हें जैसे बताया जाता है कि आप लड़की हो, एक शब्द बोल दिया जाता है कि आप लड़की हो, आप नहीं कर सकते हो। तो ऐसा क्या है कि लड़के लड़की तो साथ ही जब जब पैदा होते हैं
तो वो एक ही जगह से पैदा होते हैं। तो ऐसा फर्क क्यों किया जाता है कि आप एक लड़की हो। मेरे लिए भी ये बड़ी बात थी कि ये शब्द मैं कई लोग से सुनती थी। हालांकि मेरे माँ बाप ने मुझे लड़की बना के कभी नहीं रखा, मुझे हमेशा लड़के वाली क्वालिटी दी, हर तरह की चीजें दी, जिससे मुझे सक्षम बनाया। तो मैं चाहती हूँ जब मैं बन गई हूँ तो मैं भी हर लड़की को स्ट्रांग बनाऊं। मैं उन माँ बाप से मिलूं, उन परिवार से मिलूं और उनको कहूं कि आप अपने बच्चे को, बेटे को, आज आज भी बोलते हैं कि आज बोलते हैं लोग कि मैंने अपने बेटे को दोनों में कोई फर्क नहीं रखा, पर वो ऑटोमेटिक फर्क आ जाता है। आप घर में सोचते हैं अरे दूध का एक ग्लास आया, मेरे पास एक ग्लास दूध है, तो सबसे पहले आज भी माताएं अपने बच्चों को सबसे पहले बेटों को पिलाना पसंद करेंगी, बेटी को कम पिलाएंगी। वो सोचेंगे कि अरे इसको पिलाएंगे ये तो घर में ही रहेगी, बेटा तो बाहर जाएगा। क्यों? वो दिमाग से सोच रखा है, अगर बेटा भी बाहर जाएगा तो बेटी भी बाहर जाएगी। तो जो एक गिलास दूध है वो दो लोगों में बांटा जा सकता है। मेरा कहना है, मैं झुग्गी बस्तियों में जाती हूँ तो वो कहते हैं हमारे पास इतना खाने को नहीं है, तब मैं उनसे पूछती हूँ, उनकी काउंसलिंग करती हूँ कि भाई आपके घर में बच्चे कितने हैं? कि मेरे घर में 2 लड़के 1 लड़की है। हमने कहा क्या खिलाते हो अपने बच्चों को? कि ये आता है तो उसको तो फिर जरूरत है क्योंकि ये काम पर भी जाता है, ये करता है। ऐसा नहीं है, जो काम वो कर सकता है उतनी वो लड़कियां भी कर सकती हैं, पर एक विश्वास दिखाना चाहिए। तो जब आपको भी पता है, दुनिया जानती है, सब कोई जानते हैं कि लड़कियों के साथ जो वारदातें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि लड़कियों को मानसिक रूप से कमजोर बना दिया गया है। उनको लगता है कि सामने वाला जब उनके ऊपर अटैक कर रहा है तो वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। जब अगर उनको हर तरह से स्ट्रांग कर दिया जाए, उनको शिक्षित किया जाए, उनको मानसिक से उनको एक आश्वासन दिया जाए कि आप सब कुछ कर सकती हैं। और मेरा काम ही यही रहता है कि मैं उन बस्तियों की लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के तौर पे, शिक्षा के तौर पे हर तरह से उनको स्ट्रांग बना रही हूँ। और काफी हद तक अब मेरी जो लड़कियां हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, अब मेरे थोड़े बच्चे नहीं है, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरा हमेशा इंतजार करते हैं कि मैं आऊंगी और उनसे मिलूंगी। जिनको मैं सिखा चुकी हूँ वो और बच्चों को सिखा रहे हैं। तो मैं अभी तक 500-600 लड़कियों को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ सेल्फ डिफेंस की, जिसमें हमारी दिल्ली पुलिस की बहुत मदद रही है। उन्होंने हमारी बहुत सहायता करी है और उनकी सहायता से ही हम ये जो कर पाए हैं और बहुत अच्छा कर पाए। आज जो लड़कियों को मैं आपको पुरानी तस्वीर दिखाऊंगी और आज की लड़कियां, वो बोलने में और इतने फुल कॉन्फिडेंस से वो काम कर रही हैं। कईयों की जॉब तक लग गई है जो बिल्कुल ट्रेंड हो चुकी हैं और कहीं डरती नहीं है, बोलती हैं कि अब आपका सिखाया हुआ हमें इतना काम होता है कि हम कहीं रोड पे जाते हैं बेखौफ निकल जाते हैं, आराम से हमें कोई छेड़ता है तो हम उसका जवाब दे पाते हैं। तो ये था मेरा काम कि नारी शक्ति का मैंने आपको मतलब बनाया कि नारी क्या है, नारी के अंदर शक्ति है, तो वो नारी शक्ति है। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री संध्या जी। आपने जिस तरह से संपूर्ण विश्व पटल पर अपना कीर्तिमान बनाया है, रानी लक्ष्मीबाई जैसों का सम्मान आपने बचाया है और बढ़ाया है। दुनिया में आपके हिसाब से जो हार के बैठे हैं उस उत्साह को जगाना है, यानी कि आपके हिसाब से नारियों में सब कुछ है, उसको उनको अवेयर कराना है, उनको जागरूक कराना है, अवेयरनेस करा के, सो दैट वो एम्पावर हो। नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। अब हम चलते हैं, आपकी जो स्पेशल फाउंडेशन है, एनजीओ की तरह है, दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन, जो दिसंबर 2020 में तकरीबन स्टार्ट किया आपने, और आप उनकी फाउंडर हैं। और साथ में आपने रिसेंटली हाल ही में भारतीय तिब्बत संघ ज्वाइन किया, जिसमें आप महिला अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश की। तो आपका उसमें क्या रोल है और किस तरह से कार्यरत हैं और क्या कार्य करती हैं, हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में जरा वर्णन करने की कोशिश करेंगे। भारत तिब्बत समन्वय संघ का मतलब ये है कि आपका कैलाश मानसरोवर की आजादी, जो आपको पता ही है कि चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर रखा है और हमारे जो भगवान हैं शिव जी, वो उनका स्थान कैलाश में है। तो हम अपने भगवान से मिलने जब जाते हैं तो हमें वीजा, हमें 10 तरह की मुसीबतें अब झेलनी पड़ती है, जब चाहे यात्रा रोक दी जाती है। तो हम चाहते हैं कि हमारा वो कॉरिडोर फ्री रहे, हमें उसकी आजादी चाहिए।
बाकी बहुत साल पहले 1960 की बात है, जब कांग्रेस का टाइम था या नेहरू जी की सरकार थी, तब उन्होंने चीन का सहायता करी थी। तो वो एक बहुत गलत निर्णय लिया गया था चीन की सहायता करके, और तिब्बत उसके कारण गुलाम उनका बन गया। चीन का कब्जा तिब्बत पे हो गया, और भारत का एक ही कहना था, एक ही नारा था, हिंदू चीनी भाई भाई। आज चीन की वजह से ही हम लोग जो आज इतनी बड़ी कोरोना महामारी से निकल रहे हैं, अभी भी जूझ रहे हैं लोग काफी, जो कितने घरों में मौतें हो गई हैं, कितना बुरा हुआ है, एक हाहाकार मच गया इस बीमारी से, वो चीन की वजह से हुआ। अगर उस समय भी हमने सपोर्ट नहीं दिखाया होता, तो हमारा पड़ोसी देश चीन नहीं है, हमारा पड़ोसी देश तो तिब्बत था। तो तिब्बत तिब्बत को हम आजाद कराना चाहते हैं। अगर नहीं भी हमारा वो चीजें तो करने में बहुत समय लगेगा, पर कम से कम हम अपने भगवान से मिलने के लिए हमें किसी की इजाजत की जरूरत ना पड़े, और हमारे लिए वो कॉरिडोर फ्री रहे। बस इसीलिए मुझे वो टॉपिक बहुत अच्छा लगा था, और इसीलिए मैंने ये संघ ज्वाइन किया, और मैं इसमें कार्य कर रही हूँ, और मैं चाह रही हूँ कि अच्छी अच्छी महिलाएं इसमें जुड़े और इस कार्य में लगे, क्योंकि आजादी के लिए जो जंग लड़ी जाती है उसमें एक पावर चाहिए होती है। जब मुझे पता है एक नारी शक्ति में इतनी ताकत है, तो अगर ज्यादा नारियां जुड़ेंगी तो ये आजादी हम चीन से अपनी आजादी लेके ही रहेंगे, क्योंकि आज बहुत सही तिब्बत कहा पे आपने। कब्जा है, कल इंडिया पे भी कब्जा करने आएंगे वो। आपने बहुत सही कहा है माननीय श्रीमती संध्या जी। जैसे आपने बोला कि सबसे बड़ा अभिशाप हमारे लिए बना हिंदी चीनी भाई भाई, हाँ और ये बहुत बड़ा अभिशाप बना है, और जिस तरह से पीछे से पीठ में खंजर घोंपा गया। लेकिन हमारे गलवान के बलवानों ने अच्छी तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है, और हमारे जो करंट सरकार है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उन्होंने जिस तरह से टिट फॉर टैट उनको जवाब दिया है, ना ही लोकल इंटरनेशनल लेवल पे पूरा उनको आइसोलेट कर दिया चाइना को, इससे हमें हिम्मत मिलता है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो ये अभियान है तिब्बत संघ का, ये इसमें पूरी सहायता, ईश्वर की पूरी आशीर्वाद आपके साथ बने रहे, और हमारी महिला बहनें भी आगे बढ़ के आपको सपोर्ट करें। अब हम चलते हैं, जो पिछले 2 साल से ज्यादा से हम झेल रहे हैं कोरोना काल में। जी जी जी। कोरोना वायरस, इसकी वजह से पूरी विश्व ग्रसित रहा, और बहुत सारे जगह पे लॉकडाउन जी जी होना पड़ा, और कितने हम फिजिकल डिस्टेंस हो गए, काफी कुछ हम अलग अलग, कितने लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया। उनके लिए हम उनकी आत्मा के लिए शांति करते हैं, यानी प्रार्थना करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ईश्वर सबको हिम्मत देंगे। लॉकडाउन के टाइम पे हमने ये एक रियलाइज किया कि कोरोना वायरस डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन, जाति, वर्ण, कास्ट और ज्योग्राफी। इसमें डिफरेंशिएट नहीं करता है, वो सबको ग्रसित करता है। इसी को आगे एक्सटेंड करते हुए हमने देखा कि जब ये लॉकडाउन लगा, तो आपने एक रियल कोरोना वॉरियर का रोल अदा किया, और अपने सबको इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन, धर्म, जाति, वर्ण और जेंडर, ये सब डिफरेंशिएट नहीं किया, सबको आपने हेल्प किया, सबको आपने राशन, फल, दवाइयां, ऑक्सीजन आपने फ्री में वितरण किए। और इसमें अब कहीं कहीं आप देख रही हैं कि हिंदू मुस्लिम या सोशल इंजीनियरिंग चल रही है। तो आप इस ब्रीफ में वर्णन करना चाहेंगे? हाँ, मैं ज्यादातर ये देख रही हूँ कि अभी जो हमारे भारतवर्ष में जो चल रहा है, हिंदू मुस्लिम, एक वो टॉपिक ले लिया है, हिंदू अलग हो रहे हैं, मुस्लिम अलग हो रहे हैं। तो जब ये बीमारी आई थी, तब आप ऐसा हर जगह नहीं है, कई जगह ऐसा होता है कि मुस्लिम कौम भी हिंदू लोगों का साथ देती है, हिंदू भी मुस्लिम का साथ देते हैं, कई लोग भाईचारे के साथ अच्छे से रहते हैं। हमें जब बीमारी आई थी, वो पूरे देश पे बीमारी आई थी, ठीक है, कहा जाए तो पूरा विश्व पे ही बीमारी थी ये। तब अगर बीमारी आती है तो बोलते हैं ना कि मुसीबत में सब भाई बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे का साथ देना चाहिए।
तो मेरे लिए तो ये चीजें कभी थी नहीं और मैं आज भी उन चीजों पे नहीं मानती हूँ। हाँ, मैं दिल से हिंदू हूँ, ये इसमें कोई बुराई नहीं है। हर कोई जो मुस्लिम है वो भी अपने अपने कौम के लिए करते हैं। तो जब अपने अपने धर्म पे कोई आंच आती है तो हर कोई आवाज उठाता है। तो मैं उनमें से नहीं हूँ कि बेमतलब में बेकसूरों को और उन पर ये दबाव देके कि वो मुस्लिम है तो मैं उनकी सहायता नहीं करूंगी। मैंने उन सबे इसलिए किया कि जब हम खाना खाने बैठते थे तो हम ये सोचते थे, मैं ये सोचती थी कि मैं तो खाना खा रही हूँ, और जो बाहर जो लोग हैं, जो लोग झुग्गियों में रहते हैं, मेड्स का घर पे काम करना बंद हो गया, जो रिक्शे वाले हैं, इनके पास कहाँ से खाना आ रहा होगा। तो मैंने ना एक प्लानिंग की कि चलो कुछ ग्रुप में डाला कि सबके पास थोड़ा थोड़ा राशन होता है, किसी के पास कुछ होता है, या अपनी तरफ से भी जितना हम लगा सकते थे, तो हमने वो करके झुग्गियों बस्तियों में जाके राशन पहुंचाया कि कम से कम उतने दिन उनके घर में भी चूल्हा जले। जो सरकारी स्कीम थी उन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की कि भाई उन लोगों को ये नहीं पता था कि आधार कार्ड से राशन मिल रहा है, किस तरह से मिलेगा। वो वो बिल्कुल उस चीज के लिए उनको अवेयरनेस नहीं थी। वहां ले जाके मैंने उन्हें राशन दिलवाया कि चलो कि इनका राशन इनको मिल जाए, क्योंकि उनका घर का चूल्हा तो चलना ही चाहिए। काम बंद हो गया तो लोग वैसे बीमारी से तो मरते ही, वैसे भी मर जाते। तो सरकार तो बहुत अच्छी है, हमारे मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और वो जिस तरह से एक देश में तरक्की हो रही है, उनका तो मैं शुक्रिया ही अदा करूंगी कि उनके आने से बहुत कुछ बदला है देश में। पर सबसे बड़ी चीज है कि वो हर जगह तो नहीं देख सकते ना। तो हमारा फर्ज है कि हम अपने जो भी हमारे जैसे सोशल वर्कर जितने भी लोग हैं, वो अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें, उनकी आवाज वहां तक पहुंचाएं। सरकार बनी इसीलिए है कि हमारी सहायता के लिए, उन गरीबों की सहायता के लिए कि वो उनको क्या तकलीफ हो रही है। तो इसमें धर्म तो कहीं बीच में आता ही नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक इंसानियत है। अगर आप इंसानियत को भी कि भाई एक मुस्लिम बैठा है, एक हिंदू बैठा है, हम उस हिंदू को खाना दे देंगे क्योंकि हम हिंदू है, तो ये हम गलत करेंगे। हम तो दोनों को ही देंगे खाना, है ना। इसी तरह से वो हम हमारे देश में रहते हैं तो वो हमारे ही सदस्य हैं। तो मैं वही कहना चाहती हूँ, ये जो चीजें हो रही हैं, अगर ये चीजें भी होनी बंद हो जाए तो देश और तरक्की करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरह से डिटेल में बताया, और हमारे भाई और बहन जो आपको सुन रहे होंगे, श्रोतागण, जरूर इंस्पायर हुए होंगे, और आई थिंक कुछ एक अवे मैसेज मिला होगा आपस में भाईचारा का, सौहार्द पूर्ण व्यवहार करने का। हम आगे चलते हैं शिक्षा के ऊपर। शिक्षा हमारे भारतवर्ष में बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। हमने श्लोकों में बचपन में सुभाषितानी में पढ़ा है, विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रतवा यात धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशन लिबरेट्स। अरेबिक जी में पहली आयत जो नाजिल हुई थी उसमें बोला गया है, ईश्वर ने बोला जी है, इकरा इकरा इकरा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इकरा हाँ बिस्मि रब्बिकल खलक। उस रब, उस ईश्वर के नाम से पढ़ें जिन्होंने आपको बनाया है। तो विद्या की इतनी, एजुकेशन की इतनी, शिक्षा की इतनी महत्व हर जगह पे, हर भाषा में बताया गया है। और आप बहुत अच्छे अच्छे मुहिम चला रहे हैं, स्कीम चला रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर। आप हाँ कार्यरत हैं बहुत, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आंदोलन भी किया है, और दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री माननीय श्री मनीष सिसोदिया जी के आवास के सामने भी आपने धरना दिया था, क्योंकि आपको शिक्षा के ऊपर कुछ पॉइंट सकते, आपके क्या विचार हैं, हमारे दर्शकों को जरा बताने की कृपा करेंगी। जी, शिक्षा के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर हमने हर बच्चे को शिक्षित कर दिया तो वो आगे चल के कोई एक अच्छा इंसान ही बनेगा, क्योंकि वो शिक्षित हो चुका है, वो गुनेगार नहीं बनेगा। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि शिक्षित नहीं है लोग, और जो माँ बाप भी हैं उसको शिक्षा को इतना ज्यादा बढ़ावा नहीं देते हैं। खासकर मैंने ये झुग्गी बस्तियों में खासकर ये चीजें देखी हैं कि बच्चे इतने सारे हैं और उन्होंने पढ़ाई पे जोर नहीं दे रखा है। तो वो क्या करते हैं, कोई चोरी करता है, कोई कुछ करता है, कोई नशे की लत में पड़ा रहता है। तो देश तो कमजोर हो ही रहा है ना। यही हमारी कल की पीढ़ी है जो आगे चल के जितने युवा हैं वो कुछ बनेंगे, करेंगे। देश का विकास तो इन्हीं से जुड़ा हुआ है। अगर इनको शिक्षित अच्छे से कर दिया जाए तो आधी चीजें तो खत्म ही हो जाएंगी। दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस के टॉपिक पे मैंने कार्य किया था। ये बहुत बड़ा मेरा आंदोलन अभी भी चल रहा है, अभी भी इसके लिए फाइट चल रही है, कोर्ट में केस डाला गया है इसके लिए।
और काफी बच्चों के हद तक लड़ाई झगड़ा करके एडमिशन हुए हैं, पर अभी भी ये चीज पर कोई कार्रवाई ढंग से नहीं हो रही है। अभी भी पेरेंट्स रो रहे हैं, जिनके नाम आ जाते हैं अभी तक स्कूलों में एडमिशन नहीं लिए जा रहे हैं। तो ये अभी भी चैलेंज है हमारे लिए। फाइट एक अकेले करने से नहीं होती जब तक सरकार साथ नहीं दे रही है। तो हमारी दिल्ली सरकार ने जो भी किया है बहुत गलत किया है इन पेरेंट्स के पास, क्योंकि ये जो स्कीम थी ये ईडब्ल्यूएस की स्कीम थी उन्हीं बच्चों के लिए जो इकोनॉमिक्स उसमें आते हैं, वीकर्स उसमें। तो आप उनको शिक्षित का हक मिला हुआ है सरकार से, तो उनको ना देते हुए अब हम उनको दे रहे हैं ईडब्ल्यूएस में एडमिशन, जिनके घर में कोई दिक्कत नहीं है, उनको ईडब्ल्यूएस के कोटे में एडमिशन मिल रहा है। और इस बात पे स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था, जी न्यूज वालों ने, जी हिंदुस्तान ने इस पर पूरा कवर किया था, जिसमें सारी पोल पट्टी भी खुली थी कि ऐसे से लोगों को एडमिशन दिया जा रहा था और उनको नहीं दिया जा रहा था जो इसके हकदार हैं। सीटें इस तरह से खत्म की जा रही थी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पीछे पीछे चल रही होती हैं। इसके लिए कोई आवाज उठाना चाहे तो उसकी आवाज रोकने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि भाई आप इस पे क्यों ध्यान दे रही हैं, क्यों कर रहे हैं। पर मैंने ना हिम्मत नहीं हारी थी, मैंने एक बार नहीं धरना दिया, कई बार अरेस्ट हुई, पर फिर भी लड़ती रही। आखिरकार कि काफी बच्चों के एडमिशन भी कराए। डीओई में एक लिस्ट भी एक्सेप्ट की गई जिसमें लिए गए थे एडमिशन, और उन्होंने अभी तक वो लिस्ट का चल ही रहा है कि मेरा ये कहना है कि जब तक वो लिस्ट 2 साल पहले के जो बच्चे हैं उनको एडमिशन नहीं दे रहे हो, तब तक आगे के किसी भी बच्चे का एडमिशन नहीं लो, क्योंकि जो पहले का काम नहीं हुआ वो आपको इस साल भी करके देना है, उन बच्चों को एडमिशन देना ही देना है, क्योंकि वो उनका हक है, उनका हक नहीं छीना जा सकता। क्योंकि अगर आप भी देखेंगे कि कई बार हम अच्छे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं और जो इन झुग्गियों बच्चियों में बच्चे पढ़ते हैं, वो कई बार आईएएस ऑफिसर और बड़े-बड़े उस पे निकल जाते हैं, क्योंकि हम एक लोगों की योग्यता है ना, वो रोक रहे हैं। कहाँ से कौन सा हीरा निकल आया कुछ पता नहीं चलता, तो हमें किसी की पढ़ाई को रोकने का हक नहीं बनता। जी बिल्कुल सही कहा आपने। शिक्षा सबका अब हक है। हम एग्जैक्टली बहुत सही। अब हम आखिरी चरण में हैं। हम अपने सारे टॉपिक्स पे, सारे विषयों पे, सारे मुद्दों पे बड़ी अच्छी तरह से बोल्डली बेबाकी से अपना पॉइंट रखा, व्यू पॉइंट रखा। अब आखिरी में चलते चलते हमारे प्रिय और आदरणीय दर्शकों को ब्रीफ में कुछ मैसेज देना चाहते हैं, टेक होम मैसेज। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो भी जहां पर भी है, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, जिन लोगों तक पहुंच रही है, अपने समय का सदुपयोग करो। अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय बचता है तो आप इन ऐसे बच्चों को दो जिनका आप विकास हो सके। जरूरी नहीं है उसके लिए कोई एनजीओ की जरूरत है या कुछ है, आप किसी भी तरह से इन बच्चों की आप मदद कर सकते हैं तो उसको मदद करिए, क्योंकि कल ही ये देश का यही विकास करेंगे। अगर हमने एक बच्चे को ले लिया, एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, उसको पढ़ा लिखा लिया, तो कल आप खुद सोचिए कि उस देश का कितना विकास हो सकता है। हर देश के लोगों के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों को, जब हम विदेशों में जाते हैं तो हमें कहीं भी बहुत ही कम होता है जो मुझे भिखारी लोग जो भीख मांगते हैं, कम मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वहां पे सरकार ने बच्चों को गोद ले रखा है, बच्चों को पढ़ा रहे हो, सरकार पैसा दे रही है उसके लिए। तो ऐसे भी देश है जहां सरकार नहीं दे रही है, वहां कई लोगों के पास पैसे होते हैं, समय होता है उनके पास, तो मैं चाहूंगी कि ऐसे बच्चों को दें। और जब भी महामारी आती है, अकेले हमारे ऊपर ही नहीं आती है, पूरे जो महामारी आई तो वो तो सभी के ऊपर आ रही है, और वो जब सभी के ऊपर आती है तो वो देश की जो होता है वो परिवार हो जाता है। तो हम जब अपने परिवार को एक रोटी खिलाते हैं, तो अगर आपके पास 4 रोटी की और पड़ी हैं, आपके पास रखी है, बन गई हैं, तो आप 4 लोगों को बांट के खाओ। ये मेरा कहना है कि एक दिन तो भगवान के घर जाना ही है ना, तो कम से कम ये भी लेके जाओ कि कम से हम लोग दुआएं देंगे कि भाई हमने 4 रोटी बची थी, वो फेंकने की बजाय उसको सही जगह पहुंचा दिया, उसको किसी के उससे किसी को फायदा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्रीमती संध्या जी, आपने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखे, नारी महिला सशक्तिकरण के ऊपर, एजुकेशन शिक्षा के ऊपर आपने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत में आपने इशारा किया, और हमारे दर्शक जरूर काफी एनलाइटेंड हुए होंगे आपके व्यूज से। सो बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर से आपसे बने रहेंगे और हमारे
आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल में आने के लिए। द न्यूज एक्सप्रेस, आपका डॉक्टर भैया पॉजिटिव इंडिया चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हम फिर से मिलेंगे आपसे। धन्यवाद, नमस्ते।